बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन अध्याय 7 निर्देशन के अंतर्गत संप्रेषण के प्रकारों पर चर्चा करूंगा। आइए देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। देखिए बच्चों, गत वीडियो में हमने संप्रेषण को देखा था। संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक लोगों के मध्य, व्यक्तियों के मध्य जो सूचनाओं, निर्देशों, आदेशों, विचारों का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास कोई सूचना है, कोई जानकारी है, कोई विचार है, कोई आदेश है इसके पास, यह दूसरे व्यक्ति को प्रदान करता है और दूसरा व्यक्ति उस आदेश को, उस सूचना को ग्रहण करके पुनः प्रतिपुष्टि करता है जब कि भाई हमें संदेश मिल गया है, तो यह होता है संप्रेषण। यह कार्य कहलाता है संप्रेषण। और एक संगठन के लिए प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य उचित संप्रेषण प्रणाली का होना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, संगठन में जो संप्रेषण के प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। देखिए, औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत एक निश्चित क्रम होता है सूचनाओं के प्रवाह का। इसमें एक निश्चित क्रम पाया जाता है। आपने और हमने पदानुक्रम के बारे में पढ़ा था। जो निश्चित पदानुक्रम होता है उस क्रम में ही आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, समतल या विकर्णीय रूप में पाया जाता है। अनौपचारिक जो संप्रेषण है इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी से भी संप्रेषण कर सकता है। औपचारिक जो संप्रेषण होता है यह तीन तरीकों से होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, दूसरा होता है समतल और तीसरा होता है विकर्णीय। देखिए बच्चों, ये इसके तीन प्रकार हैं औपचारिक संप्रेषण के। ऊर्ध्वाधर में ऊपर से नीचे की ओर आदेशों का प्रवाह होता है। ऊपर का जो अधिकारी है, उच्चाधिकारी है, वह अपने अधीनस्थ को आदेश देगा, सूचना देगा, निर्देश देगा, अपने विचार नीचे वाले अधीनस्थ को बताएगा और वहां से और नीचे वाले अधीनस्थ तक ये सूचनाएं पहुंचती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। देखिए, एक प्रवाह हो गया ऊर्ध्वाधर में ऊपर से नीचे की ओर और दूसरा प्रवाह इसमें होता है नीचे से ऊपर की ओर। नीचे के जो कर्मचारी हैं वे अपने उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हैं, वे उन्हें आवेदन करते रहते हैं समय समय पर। अपनी प्रार्थना जो भी उनकी होती है, शिकायतें होती हैं, वो अपने उच्चाधिकारियों को देते रहते हैं, सूचनाएं देते रहते हैं। तो इस प्रकार यह नीचे से ऊपर की ओर चलता है। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में जो प्रधानाचार्य हैं वे क्या करते हैं? प्रधानाचार्य अपने जो इंचार्ज होते हैं उन्हें कोई भी सूचना देते हैं। इंचार्ज आपके क्लास टीचर को सूचना देगा, क्लास टीचर आपके मॉनिटर को सूचना देता है और मॉनिटर पूरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। तो ये ऊपर से नीचे। और इसी प्रकार जो स्टूडेंट होते हैं, यदि उन्हें कोई प्रार्थना पत्र देना होता है अपने प्रधानाचार्य को, तो वे अपने मॉनिटर के माध्यम से क्लास टीचर के पास भिजवाते हैं। क्लास टीचर उसे इंचार्ज को देता है, इंचार्ज से वह प्रधानाचार्य के पास पहुंचता है। देखिए, यह क्रम हर संगठन में पाया जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर सूचनाओं का आदान प्रदान। समतल में क्या होता है? देखिए, एक जो संगठन होता है उसमें कई विभाग होते हैं। उत्पादन विभाग भी है, क्रय विभाग भी है, वहां पर विपणन विभाग भी होता है। जब एक विभाग का विभागाध्यक्ष या उसका कार्मिक अपने समकक्ष दूसरे विभाग के विभागाध्यक्ष या उसके कार्मिक से संप्रेषण करता है तो यह समतल संप्रेषण
होता है, समतल रूप से किया जाने वाला संप्रेषण होता है और यह औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। देखिए एक अन्य यहाँ पर प्रकार है विकर्णीय। बच्चों विकर्णीय में जब दो विभाग हैं तो एक विभाग का जैसे ये अधिकारी है और यह कर्मचारी है। कई बार अति आवश्यक कार्य होने पर उत्पादन विभाग का जो कर्मचारी है वह यदि क्रय विभाग के अधिकारी से संप्रेषण कर लेता है तो यह विकर्णीय संप्रेषण के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार उत्पादन विभाग का अधिकारी क्रय विभाग के कर्मचारी से क्या कर लेता है, संप्रेषण कर लेता है, तो यह क्या होता है, विकर्णीय संप्रेषण प्रणाली कहलाती है। तो ये थे औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत। और अनौपचारिक संप्रेषण में बच्चों कोई भी क्रम निश्चित नहीं होता। आपके प्रधानाचार्य जी को मान लीजिए कोई सूचना कक्षा 6 के बालक को देनी है, कक्षा 6 के बालक को वो बुलाकर उससे वार्तालाप करते हैं, उसको जानकारी प्रदान करते हैं, उसकी समस्या का निवारण करते हैं। और इसी प्रकार वो कभी 12वीं के बच्चे से इस प्रकार का क्या है, समस्या समाधान करने का कार्य करते हैं। तो यह हो गया अनौपचारिक संप्रेषण। देखिए एक संगठन में जो प्रबंधक होता है वह समय समय पर अपने यहाँ काम करने वाले अलग अलग विभागों के कर्मचारियों से सीधे तौर पर जाकर संप्रेषण करता है और यह होता है अनौपचारिक संप्रेषण। आइए अब इन औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण को हम विस्तार से देख लें। आइए, औपचारिक संप्रेषण जब कार्यालय से संबंधित विचारों या संदेश या सूचना का आदान प्रदान पूर्व निर्धारित रास्ते से होता है तो इसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। देखिए हमने सोपान श्रृंखला पढ़ी थी। सोपान श्रृंखला में हमने देखा था कि एक निश्चित सोपान होता है, एक उच्च प्रबंधक से मध्य स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक से परिचालन प्रबंधक, निम्न स्तरीय प्रबंधक और उसके नीचे जो कार्मिक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वे होते हैं। तो जो ये निश्चित सोपान श्रृंखला है, इस निश्चित सोपान श्रृंखला में जो सूचनाएं, विचार, संदेश इनका आदान प्रदान होता है यह औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। औपचारिक संप्रेषण संस्था की संरचना में आधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रवाहित होता है। और देखिए अधिकतर औपचारिक संप्रेषण लिखित माध्यम में ही होता है क्योंकि एक संगठन में लिखित जो सूचनाएं हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है, उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य वहां पर किया जाता है। तो संस्था की संरचना में आधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रवाहित होता है। जैसा एक संगठन में चल रहा है कि किस माध्यम से सूचना प्रसारित की जानी है वैसे ही सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। कई संगठन ऐसे हैं जहां पर ई माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है, मेल भेज दी जाती है, सूचना आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। कहीं पर पत्र व्यवहार के द्वारा किया जाता है, कहीं पर नोटिस के द्वारा ये सूचनाएं आगे बढ़ती है। औपचारिक संप्रेषण का वर्गीकरण देखिए बच्चों, यहाँ पर हम दो ही प्रकार पढ़ेंगे औपचारिक संप्रेषण के। एक होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है समतल। इन दो के बारे में ही हम बात करेंगे। ऊर्ध्वाधर शीर्ष संप्रेषण का प्रवाह है लंबवत सीधी रेखा में होता है। देखिए यह बिल्कुल सीधी रेखा में होता है, ऊपर से नीचे की ओर होगा या नीचे से ऊपर की ओर होगा। यह बिल्कुल सीधी रेखा में लंबवत संप्रेषण होता है। उच्च अधिकारी से निम्न स्तर के कर्मचारियों की तरफ, नीचे के कर्मचारियों की तरफ संप्रेषण होगा या नीचे के जो कर्मचारी हैं वे उच्च अधिकारी के तरफ संप्रेषण करेंगे। ऊपर या नीचे आधिकारिक श्रृंखला में औपचारिक माध्यम के द्वारा जो माध्यम निश्चित कर दिया गया है उस माध्यम के द्वारा यहां पर क्या होता है, संप्रेषण होता है। ऊपर की दिशा में संप्रेषण उस प्रवाह को दर्शाता है जो अधीनस्थों से अधिकारियों तक पहुंचता है। जो अधीनस्थ हैं, ये अधीनस्थ हैं, इसे कोई सूचना अपने उच्च अधिकारी को देनी है तो यह क्या करेगा, अपने से ऊपर के जो उच्च अधिकारी है उसे सूचना प्रदान करेगा। वह उच्च अधिकारी अपने से ऊपर वाले उच्च अधिकारी को सूचना देगा और इस तरीके से वह प्रबंधक तक सूचना पहुंचती है। नीचे से ऊपर की ओर, नीचे की ओर संप्रेषण अधिकारियों से अधीनस्थों की ओर के प्रवाह को दर्शाता है और जो नीचे की ओर का संप्रेषण है वह अधिकारियों से, जो उच्चाधिकारी हैं वहां से नीचे के अधीनस्थों की ओर संप्रेषण को दर्शाने का कार्य करता है। इस अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को सूचना दी,
वहाँ अपने संदेश को प्रसारित किया, वहाँ से और नीचे, इस प्रकार नीचे तक के जो अधीनस्थ होते हैं वहाँ पर सूचनाएं पहुँचती है और यह होता है ऊर्ध्वाधर। समतल अथवा पार्श्विक संप्रेषण। देखिए, एक संगठन में कई सारे विभाग होते हैं, कई सारे विभाग वहाँ बने होते हैं। वहाँ उत्पादन विभाग भी है, वहाँ पर क्रय विभाग भी है, वहाँ पर मानव संसाधन विभाग भी होता है, वहाँ पर विपणन विभाग भी होता है, कई विभाग होते हैं। जब एक जो विभाग है उसका विभागाध्यक्ष अपने समकक्ष दूसरे विभाग के विभागाध्यक्ष से संप्रेषण करता है और इसी प्रकार वह विभागाध्यक्ष किसी अन्य विभागाध्यक्ष से संप्रेषण कर रहा है, तो यह संप्रेषण क्या होगा? समतल या पार्श्विक यह संप्रेषण कहलाता है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि विभागाध्यक्ष ही संप्रेषण कर रहा हो, कोई कर्मचारी भी है वह भी अपने समकक्ष अन्य कर्मचारी से संपर्क कर सकता है दूसरे विभाग के कर्मचारी से। एक विभाग का दूसरे विभाग के मध्य होता है। उदाहरण के लिए, एक उत्पादन प्रबंधक विपणन प्रबंधक से संपर्क कर सकता है, एक विभाग के प्रबंधक से दूसरे विभाग का प्रबंधक क्या कर सकता है? संपर्क कर सकता है। औपचारिक संप्रेषण श्रृंखला के प्रकार। इस प्रतिरूप पैटर्न के अंतर्गत इस प्रकार के संप्रेषण का प्रवाह संस्था के अंदर होता है। देखिए, औपचारिक जो संप्रेषण श्रृंखला है यह एक संगठन में पाई जाती है। इस प्रकार का संप्रेषण का प्रवाह एक संस्था के अंदर पाया जाता है। पहला आता है एकल श्रृंखला। देखिए, एक श्रृंखला के रूप में मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, और ये सभी एक औपचारिक जो प्रणाली है संप्रेषण की उसके अंदर होते हैं। यह उच्चाधिकारी है। यह क्या है? उच्चाधिकारी है। अब यह अपने अधीनस्थ को क्या करेगा? सूचना प्रदान करेगा। फिर यह व्यक्ति अपने अधीनस्थ को सूचना प्रदान करेगा। इस प्रकार से यह क्रम एक श्रृंखला के रूप में चलता रहता है। तो यह एक एकल श्रृंखला कहलाती है। यह तंत्र एक पर्यवेक्षक तथा उसके अधीनस्थ के मध्य स्थापित होता है। पर्यवेक्षक अर्थात अधिकारी और अधीनस्थ के बीच में यह तंत्र स्थापित होता है। एक अधिकारी होता है और एक उसका अधीनस्थ होता है। क्योंकि इस संगठनिक संरचना में बहुत सारे स्तर विद्यमान होते हैं, संप्रेषण का प्रवाह एकल श्रृंखला के द्वारा प्रत्येक पर्यवेक्षक से उसके अधीनस्थ की तरफ होता है। देखिए, इसके अंतर्गत चूंकि कई स्तर होते हैं एक संगठन में, प्रबंध के भी कई स्तर होते हैं और कर्मचारियों के भी कई स्तर होते हैं, तो एक अधिकारी से उसके अधीनस्थ की ओर इसका प्रवाह होता है। अधीनस्थ भी इसी एकल श्रृंखला के माध्यम से अपने उच्चाधिकारी की ओर संदेशों का प्रवाह करते हैं। चक्र। एक चक्र तंत्र में सभी अधीनस्थ केवल एक अधिकारी के माध्यम से ही संप्रेषण करते हैं। एक जो अधिकारी होता है उसके माध्यम से ही सभी क्या है? संप्रेषण करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एक नंबर का व्यक्ति है यह अधिकारी है और A, B, C, D ये अन्य कर्मचारी हैं। अब इन्हें यदि आपस में संपर्क भी करना है तो ये एक नंबर वाले कर्मचारी के अधिकारी के माध्यम से ही संप्रेषण कर सकते हैं। देखिए, सी को ए से संपर्क करना है तो वह पहले सूचना एक नंबर वाले अधिकारी को देगा, एक नंबर वाले अधिकारी के माध्यम से ए के पास वह सूचना प्रसारित होती है। यहाँ पर जो अधीनस्थ होते हैं उन्हें आपस में संपर्क करने की अनुमति नहीं होती तथा वह अधिकारी ही उस चक्र के केंद्र के रूप में कार्य करता है। देखिए, आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे हो रहा है? एक अधिकारी के माध्यम से ही हो रहा है और वह अधिकारी ही उस चक्र का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। अधीनस्थ को आपस में भी बात करने की अनुमति नहीं होती। वो एक चक्र के रूप में यह इससे कहेगा और इस प्रकार से सूचनाओं का क्या है? आदान प्रदान होगा। आपस में वे एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर सकते, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते। कोई भी सूचना है वह इस केंद्र बिंदु के माध्यम से ही प्रसारित की जाएगी। गोला। गोला संप्रेषण तंत्र में संप्रेषण एक गोले में ही प्रसारित होता है। देखिए, एक गोले में ही प्रसारित होता है। जो व्यक्ति है वह अपने पास में स्थित दो व्यक्तियों से ही क्या करता है? संप्रेषण करता है। वह व्यक्ति अपने पास के दो व्यक्तियों से संप्रेषण करेगा। इस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आसपास स्थित दो ही व्यक्तियों से संप्रेषण करता है। यहाँ आपके सामने चित्र है। यहाँ 1, 2, 3, 4,
5 कर्मचारी हैं। तो देखिए 1 नंबर वाला जो कर्मचारी है वह 5 नंबर वाले कर्मचारी और 2 नंबर वाले कर्मचारी से ही क्या कर सकता है, संप्रेषण कर सकता है। और 2 नंबर वाला व्यक्ति 1 नंबर व 3 नंबर वाले व्यक्ति से ही संप्रेषण कर सकता है। यदि 1 नंबर वाले व्यक्ति को 4 नंबर वाले व्यक्ति से संप्रेषण करना है तो वह या तो 5 के माध्यम से उससे संप्रेषण करेगा या 2 या 3 के माध्यम से उससे संप्रेषण करेगा। तो यहाँ पर एक गोला होता है जिसमें एक व्यक्ति अपने आसपास स्थित 2 ही लोगों से संप्रेषण करता है। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने साथ के 2 व्यक्तियों के साथ ही संप्रेषित करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। इस संप्रेषण तंत्र में संप्रेषण का प्रवाह धीमा होता है। देखिए इसमें संप्रेषण का प्रवाह बहुत धीमा होता है। जैसे अभी हमने बात की 1 नंबर वाले व्यक्ति को यदि 4 नंबर वाले व्यक्ति से संपर्क करना है तो उसे 5 नंबर वाले व्यक्ति के माध्यम से ही संप्रेषण करना होगा। वह पहले 5 नंबर वाले व्यक्ति से संप्रेषण करेगा और वह जाकर 4 नंबर वाले व्यक्ति से संप्रेषण करेगा। स्वतंत्र प्रवाह, देखिए स्वतंत्र प्रवाह तंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सीधा संपर्क कर सकता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे कि अगर हम इसे नंबर दे दें तो 1 2 3 4 5, तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति दूसरे किसी भी व्यक्ति से सीधा संपर्क कर सकता है। 1 नंबर वाला व्यक्ति 2 नंबर वाले व्यक्ति से भी संपर्क कर सकता है, 3 नंबर 4 5 नंबर वाले व्यक्ति से भी संपर्क कर सकता है। यहाँ पर जो गोला था उसके अलग हटकर सभी से संपर्क किया जा सकता है। स्वतंत्र प्रवाह तंत्र में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मुक्त है। किसी भी व्यक्ति से आप विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, संदेशों का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के तंत्र में संप्रेषण का प्रवाह तीव्रता से होता है। बहुत तेज गति से संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। तेज गति से यहां संदेशों का प्रसारण होता है। विलोम वी, इस तंत्र में एक अधीनस्थ को केवल अपने एकदम ऊपर अधिकारी तथा उसके अधिकारी के साथ ही संप्रेषण करने की अनुमति होती है। देखिए हर व्यक्ति जो होता है उसका कोई न कोई अधिकारी जरूर होता है। तो इस तंत्र में क्या होता है, जो अधीनस्थ है वह अपने अधिकारी से तो संप्रेषण कर ही सकता है, लेकिन वह उसके भी अधिकारी से सीधा जाकर संप्रेषण कर सकता है। तो यहाँ पर एक वी की स्थिति बन जाती है। और वी कैसा है, उल्टा वी। यहां वी कैसा बन रहा है, इस प्रकार का वी बन रहा है, यानी विलोम वी बनता है। संप्रेषण करने की अनुमति है, केवल निर्धारित संप्रेषण ही होता है और इस माध्यम में निर्धारित संप्रेषण ही किया जा सकता है, अनावश्यक संप्रेषण नहीं होता। देखिए यहां पर ये जो ए है वह उच्चाधिकारी है, बी उसका अधीनस्थ है, ये क्या है, इसका अधीनस्थ है, और सी व डी बी के अधीनस्थ हैं। सी और डी बी से भी संप्रेषण कर सकते हैं, करते हैं, और ये ए से भी सीधा संप्रेषण कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बन रहा है, विलोम वी बन रहा है। औपचारिक संप्रेषण के लाभ, देखिए बच्चों औपचारिक संप्रेषण के कई लाभ होते हैं। जो सूचनाएं हैं वे एक निश्चित प्रवाह में ही प्रसारित होती है। पहला है सूचनाओं का निश्चित रास्ते से प्रवाह। एक निश्चित क्रम होता है कि अधीनस्थ किसे सूचना प्रसारित करेगा, किस अधिकारी को सूचना देगा, वह अधिकारी किस अधिकारी को सूचना देगा और वह किस अधिकारी को सूचना देगा। यह एक निश्चित क्रम होता है जिसमें सूचनाओं का प्रवाह होता है। सूचनाएं, विचार, संदेश प्रसारित होते हैं। सूचनाओं के स्रोत की जानकारी में सुगमता। अब कोई भी सूचना कहां से प्रसारित की गई है इसकी स्पष्ट जानकारी इसमें लगाई जा सकती है। मान लीजिए इस व्यक्ति के द्वारा, जो अधीनस्थ है, इसके द्वारा सूचना प्रारंभ की गई, तो यहां पर हमें इसको जारी करने वाले स्रोत की जानकारी आसानी से हो जाती है। मान लीजिए उच्च अधिकारी ने कोई सूचना दी है तो इसकी जानकारी आसानी से हो जाएगी कि इस अमुक उच्च अधिकारी ने सूचना को फैलाना प्रारंभ किया था, इसके द्वारा वह सूचना जारी की गई थी। नियंत्रण में सुगमता, देखिए
औपचारिक संप्रेषण प्रणाली के अंतर्गत जो सूचनाएं होती है इन पर नियंत्रण पाना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमें माध्यम का पता होता है और हमें इसके स्रोत का भी पता होता है और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगी इसकी हमें जानकारी होती है। तो हम इसके प्रसारण को रोक भी सकते हैं, नियंत्रण भी कर सकते हैं। उत्तरदायित्व निर्धारण में सुगमता। देखिए, इस प्रणाली में उत्तरदायित्व निर्धारण करना भी बहुत आसान होता है, किसके द्वारा क्या संदेश दिया गया है और उससे संबंधित उसकी क्या जिम्मेदारी बन जाती है, किसे क्या संदेश दिया गया है, क्या काम करने का आदेश दिया गया है और इसके संबंध में क्या होता है, उत्तरदायित्व निर्धारण करना भी आसान होता है। इसके अंदर अधिकांश जो संदेश होते हैं वो लिखित माध्यम में ही प्रसारित किए जाते हैं। औपचारिक संप्रेषण की सीमाएं। देखिए, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अभी हमने देखा कि इसकी सबसे बड़ी जो सीमा निकल के आई वह आई धीमी प्रक्रिया। देखिए, इसके अंतर्गत यदि इस अधीनस्थ को अपने उच्चाधिकारी को कोई सूचना देनी है तो वह एक निश्चित प्रवाह क्रम में ही सूचनाओं का प्रसारण कर सकता है। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया क्या है, बहुत लंबी हो जाती है। इसके द्वारा दिया गया संदेश उच्चाधिकारी तक जाएगा और उच्चाधिकारी से उस संदेश का रिप्लाई होकर वापस इस कर्मचारी तक पहुँचेगा। इसमें काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, धीमी प्रक्रिया कहा गया है कि ये इसमें बहुत धीमी प्रक्रिया चलती है। व्यक्तिगत रुचि का अभाव। देखिए, चूंकि इसमें जो संप्रेषण होता है वह उच्चाधिकारी से अधीनस्थ के बीच में होता है, तो बीच वाले जो ये कर्मचारी हैं ये व्यक्तिगत रुचि उस संप्रेषण में नहीं लेते हैं। ये केवल माध्यम के रूप में उन सूचनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत रुचि का अभाव भी पाया जाता है। कार्य की अधिकता। चूंकि औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत लिखित रूप में ही सूचनाओं का प्रसारण अधिकांशतः किया जाता है, तो यहाँ पर कार्य अधिक बढ़ जाता है। जो भी लिखित दस्तावेज होते हैं, जो पत्र होते हैं, नोटिस होते हैं, मीमो होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना होता है, तो यहाँ पर कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब देखते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। अनौपचारिक संप्रेषण। देखिए, अनौपचारिक संप्रेषण में कोई निश्चित क्रम नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से यहाँ पर क्या कर सकता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है। यह अधिकारी है, यह चाहे तो इससे संप्रेषण कर सकता है, यह चाहे तो इससे संप्रेषण कर सकता है, हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति से संप्रेषण करे। यहाँ यह जरूरी नहीं होता कि जो उच्च अधिकारी है वह अपने ठीक नीचे वाले व्यक्ति से क्या है, संप्रेषण करे। वह चाहे तो सीधे अपने से बहुत नीचे वाले कर्मचारी से संप्रेषण कर सकता है, उससे वार्तालाप कर सकता है। आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा, जो आपके प्रधानाचार्य जी होते हैं वो किसी भी कक्षा के बालक या बालिका से सीधे बात कर लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनको समस्याओं को दूर करने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार आप भी सीधे अपने प्रधानाचार्य जी से या अपने स्कूल के इंचार्ज के पास चले जाते हैं अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए। तो यह क्या है, अनौपचारिक माध्यम है। व्यक्तियों एवं समूहों के मध्य होने वाले संप्रेषण जो आधिकारिक औपचारिक तौर पर नहीं होते हैं उन्हें अनौपचारिक संप्रेषण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। देखिए, अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत जो सूचनाओं विचारों का आदान प्रदान होगा वह बिना किसी आधिकारिक तौर पर औपचारिक तौर पर होता है। यानी न तो कोई औपचारिक माध्यम होता है, न कोई निश्चित क्रम होता है, न ही किसी पदानुक्रम का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। इस प्रकार की संप्रेषण की सूचना प्रणाली को अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है। देखिए, इस प्रणाली को अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सूचनाएं हैं वो बहुत तेज गति से फैलती हैं। अंगूरी लता संप्रेषण द्वारा सूचनाएं संगठन में सभी तरफ बिना किसी आधिकारिक स्तर के आधार पर प्रवाहित होती है। कोई आधिकारिक स्तर नहीं होता, किसी को भी सूचनाएं दी जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति तक सूचना जा सकती है। यह एक व्यक्ति है, इसने अपने दूसरे विभाग के अधिकारी से संप्रेषण किया, उस विभाग के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से संप्रेषण किया और इस प्रकार यह सूचनाएं क्या होती है, फैलती चली जाती है अनौपचारिक
अनौपचारिक रूप से। इसमें कोई भी पदानुक्रम नहीं होता, कोई निश्चित क्रम नहीं अपनाया जाता। अर्थात अंगुरी लता औपचारिक संप्रेषण के स्रोतों को नहीं अपनाते हैं। अंगुरी लता संप्रेषण में कोई औपचारिक स्रोत नहीं होता है संप्रेषण का। अनौपचारिक संप्रेषण कर्मचारियों के आपस में विचारों के आदान प्रदान जो औपचारिक माध्यमों द्वारा संभव नहीं है की आवश्यकता पूरा करता है। देखिए, औपचारिक माध्यम में तो एक निश्चित क्रम होता है सूचनाओं विचारों के आदान प्रदान का। अपने से ऊपर के अधिकारी या अपने अधीनस्थ को ही सूचनाएं प्रदान की जाती है, अपने बराबर के अधिकारी कर्मचारी को सूचना प्रदान की जाती है। लेकिन जो अनौपचारिक माध्यम है, इसके माध्यम से कोई भी अधिकारी किसी भी अधीनस्थ को सूचना दे सकता है, उससे सूचना प्राप्त कर सकता है। विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है बिना औपचारिक माध्यमों के। अंगुरी लता तंत्र अनौपचारिक संप्रेषण के प्रकार। देखिए बच्चों, इसका पहला प्रकार है इकहरी श्रृंखला तंत्र। यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वे स्रोत से एक दूसरे व्यक्ति में होती हुई आगे जाती है। देखिए, ये स्रोत है, यहाँ से एक व्यक्ति के पास सूचना दी गई, वहाँ से सूचना आगे प्रसारित हुई, वहाँ से सूचना अगले व्यक्ति तक पहुँचती है। इस प्रकार एक दूसरे व्यक्ति से होते हुए सूचनाएं आगे बढ़ती जाती है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक क्रम में संप्रेषण करता है। एक क्रम में यहाँ सूचना प्रसारित हो रही है। अफवाहें गपशप तंत्र। देखिए, यहाँ क्या होता है, जो स्रोत होता है वह किसी से भी बिना किसी आधार के सूचनाओं का प्रसारण कर सकता है। किसी को भी वह क्या कर सकता है, सूचना दे सकता है। तो इससे क्या है, सूचनाएं बहुत तेज गति से प्रसारित होती है। अफवाहें गपशप इसी प्रकार से प्रसारित होती रहती हैं। प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी चयनित आधार के सभी से बातचीत करता है, वह सभी से बातचीत करता है। जो प्रबंधक है वह अपने किसी भी अधीनस्थ से सीधा संपर्क कर सकता है, गपशप लड़ा सकता है। संभाव्यता तंत्र। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सूचना का स्रोत है, यहाँ से सूचनाएं प्रसारित की जानी हुई हैं इस व्यक्ति द्वारा, और यह बिना किसी आधार के किसी भी व्यक्ति से हो सकता है इससे संपर्क कर ले, इससे सूचना प्रसारित कर दे, हो सकता है यह इसे सूचना प्रसारित कर दे, हो सकता है यह किसी अन्य से सूचनाओं का क्या करे, आदान प्रदान करे। तो यहाँ संभावना होती है कि वह बिना किसी उद्देश्य के ही सूचनाओं का क्या कर सकता है, संप्रेषण कर लेता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिना किसी उद्देश्य के सूचनाओं को आदान प्रदान करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर लेता है, कोई उद्देश्य उनका नहीं होता। समूह तंत्र। देखिए, समूह तंत्र में जो सूचनाओं का जो स्रोत होता है, जिस व्यक्ति के पास सूचना है उससे किसी व्यक्ति को सूचना दी गई, कई व्यक्तियों को उसके द्वारा सूचना दे दी गई। अब उनमें से हो सकता है कोई व्यक्ति एक व्यक्ति को सूचना दे, हो सकता है कोई व्यक्ति किसी अन्य दो व्यक्तियों को सूचना दे दे। इस प्रकार से यहाँ पर सूचनाओं का प्रसारण होता है। व्यक्ति उन्हीं के साथ विचारों का आदान प्रदान करता है जिस पर उन्हें विश्वास है। इस स्रोत को अपने इन तीन मित्रों पर विश्वास था, इसने इन्हें सूचना दी। इस व्यक्ति को दो व्यक्तियों पर विश्वास था, इसने उन्हें सूचना दी। इस व्यक्ति को एक व्यक्ति पर विश्वास था, इसने उसे सूचना दे दी। तो जिस पर विश्वास होता है उसे सूचना प्रसारित की जाती है। अंगुरी लता संप्रेषण तंत्र में समूह तंत्र संगठन में सबसे अधिक लोकप्रिय होता है और इसके माध्यम से सूचनाएं बहुत तेज गति से प्रसारित होती है। जिस व्यक्ति पर ज़्यादा विश्वास होता है उसे सूचना दे दी जाती है, उसे अपने विचारों से अवगत करा दिया जाता है, वह व्यक्ति अपने विश्वसनीय लोगों पर सूचना प्रसारित कर देता है। इस प्रकार सूचनाएं आगे बढ़ती चली जाती है, बहुत तेजी से फैलती चली जाती है। अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ। देखिए बच्चों, अनौपचारिक संप्रेषण के क्या लाभ हैं। तीव्र संदेशवाहन, संबंधों में घनिष्ठता। देखिए, यहाँ पर तीव्र गति से संदेशवाहन हो जाता है बिना किसी रोक टोक। जो प्रबंधक होता है वह सीधे अपने अधीनस्थों की आवश्यकता के बिना वह सीधे नीचे वाले कर्मचारी से क्या कर लेता है, इस माध्यम से संप्रेषण कर लेता है। इन दोनों के बीच में बिना इनकी जरूरत के इनका संप्रेषण हो रहा है। तो संप्रेषण क्या है, बहुत तेज गति से हो जाता है। यह भी इससे सीधा क्या है, सूचनाएं प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर तीव्र संदेशवाहन होता है और संबंधों में घनिष्ठता के आधार पर संदेशों का प्रसारण यहाँ पर होता है और अधिक घनिष्ठता बढ़ती है। सामाजिक संतुष्टि,
चूंकि व्यक्तिगत रूप से ये लोग आपस में जुड़े होते हैं तो सामाजिक संतुष्टि भी यहाँ पर पाई जाती है। औपचारिक संप्रेषण को प्रभावी बनाना, देखिए औपचारिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए अनौपचारिक संप्रेषण का एक संगठन में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूचनाओं का औपचारिक संप्रेषण माध्यम से पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है। यदि एक प्रबंधक अपने नीचे वाले अधीनस्थ पर बहुत अधिक विश्वास करता है तो वह सीधा उसे सूचना प्रदान कर सकता है, तो तेज गति से सूचना पहुंच जाएगी और इसका फायदा संगठन को ही होता है। अनौपचारिक संप्रेषण की सीमाएं, देखिए बच्चों इसकी कुछ सीमाएं भी है। क्या सीमा है? संदेश की गलत प्रस्तुति, इस माध्यम से संदेश की गलत प्रस्तुति भी हो सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक ये सूचनाएं तेजी से फैलती चली जाती है, तो ऐसी समस्या आती है कि संदेश गलत अर्थों में फैल जाता है। अफवाहों को बढ़ावा, देखिए अनौपचारिक संप्रेषण के माध्यम से अफवाहें बहुत तेज गति से फैलती हैं। सही बातें तो फैलती ही है, लेकिन कई बार गलत सूचनाएं भी तेज गति से प्रसारित हो जाती है। लोगों द्वारा यदि कही गई बात का गलत अर्थ ले लिया जाता है और वे फैल जाती हैं तो इससे संगठन को नुकसान उठाना पड़ सकता है। असंगठित व अनियमित, देखिए यह एक तो असंगठित होता है, निश्चित इसका कोई क्रम नहीं होता, और अनियमित होता है, सूचना कहां से किसके पास जाएगी यह बताना संभव नहीं हो पाता, किसके तक सूचना पहुंची है यह भी कह पाना संभव नहीं होता। गोपनीयता में कमी, जब सूचनाएं बहुत अधिक बड़े स्तर तक फैल जाती है तो उसमें गोपनीयता बनाए रखना संभव नहीं होता, तो यहां पर गोपनीयता में कमी भी पाई जाती है। देखिए बच्चों, आज हमने संप्रेषण के दो प्रकारों के बारे में जाना, औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण। एक संगठन में दोनों ही प्रकार के संप्रेषण प्रणाली होना आवश्यक होता है। संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह एक निश्चित क्रम में सूचनाओं का आदान प्रदान करे, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वह अनौपचारिक संप्रेषण की प्रणाली को भी अपनाता रहे। इससे संगठन को लाभ ही प्राप्त होता है, संगठन आगे बढ़ने में यह सहायता प्रदान करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।